तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अधिकारों के बारे में डिस्कस किया था। अधिकारों की विशेषताएं, अर्थ और परिभाषा हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिकारों के सिद्धांत। अधिकारों की उत्पत्ति और विकास कहां से हुआ, इस बारे में विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद है। उनके अलग अलग विचारों को ही हम कंपाइल करके और सिद्धांत का नाम देते हैं। तो आज पढ़ते हैं अधिकारों के सिद्धांत, यानी कि अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इसके बारे में विभिन्न सिद्धांत हमारे पास हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। इसका मतलब यह है नेचुरल राइट्स थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक रूप से हुई है। यानी कि अधिकार राज्य और समाज ने नहीं बनाए और ना ही राज्य और समाज जो है इनको प्रदान करता है, बल्कि ये तो प्राकृतिक रूप से ही मनुष्य को मिले हुए हैं और प्रकृति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। इसके समर्थक में से अगर हम नाम लें होब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों का नाम प्रमुख आता है। इसके अलावा ये मानने वाले कि अधिकारों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है और प्रकृति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही ये अधिकार दिए जाते हैं। तो इन विद्वानों में वोल्टेयर, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि का नाम भी आता है। लोक ने कहा है कि हमारी प्राकृतिक अवस्था में कुछ नियम थे। इनमें सबसे प्रमुख नियम था विवेक। विवेक जो है सबको शिक्षा देता था कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं और समान है, इसलिए कोई व्यक्ति किसी का जीवन ना छीने, कोई व्यक्ति किसी को परेशान ना करे। तो ये जो शब्द हैं ये हमें ये जानने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं कि प्रकृति ने ही हमें ये अधिकार दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या होता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है, प्रकृति ने उनको प्रदान किया। ठीक है। दूसरा आता है वैधानिक अधिकार सिद्धांत। इसके समर्थकों में हम नाम ले हीगल, बेंथम, ऑस्टिन, होलैंड आदि का नाम आता है। ये क्या होता है वैधानिक अधिकार सिद्धांत का मतलब होता है, वैधानिक का मतलब होता है कानूनी। ठीक है। तो जो अधिकार कानून द्वारा दिए जाते हैं, राज्य द्वारा दिए जाते हैं, उनको हम वैधानिक अधिकार सिद्धांत कहते हैं। तो इसके समर्थकों में हीगल और बेंथम का नाम सबसे मुख्य आता है। इसके अलावा ऑस्टिन और होलैंड ने भी इसका समर्थन किया है। तो हम ये बता सकते हैं इसमें कि वैधानिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो कानूनी रूप से हुई है और कानून इनको जो है लागू करता है और व्यक्तियों को प्रदान करता है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। इसी प्रकार से ऐतिहासिक हम कह सकते हैं कि अधिकार कहां से आए। इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि अधिकारों की जो उत्पत्ति वो ऐतिहासिक रूप से हुई है। कैसे हुई है कि एक प्रक्रिया है कि प्राचीन समय से ही रीति रिवाज और परंपराएं चली आती हैं और मनुष्य जो है उनको रीति रिवाजों को और परंपराओं को मानते हुए चले आते हैं, उनका पालन करते हुए आते हैं और आगे चल के उन्हीं रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पे कानून बनाए जाते हैं, यानी कि राज्य उनको लागू कर देता है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि जो अधिकार है वो राज्य नहीं देता है, राज्य उनको सिर्फ मान्यता देता है, राज्य उनका जो है सृजन नहीं करता, राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता है, राज्य सिर्फ उनको मान्यता देता है। तो निर्माण कहां से हुआ है? ऐतिहासिक रूप से हुआ है, ऑटोमेटिकली उनका निर्माण हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। आगे डिस्कस करते हैं लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत। इसका मतलब यह है इस अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकार जो है वो लोगों की भलाई के लिए प्रदान की जाने वाली अवस्थाएं होती हैं। ये लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि लोगों को, जैसे बेंथम ने कहा है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा लोगों को ये सुख और आराम की जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जाएंगी, ये अवस्थाएं उनको प्रदान की जाएंगी। इसी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये लोक कल्याण का अधिकार का सिद्धांत है। इसे हम कहते हैं लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत। और लास्ट में आता है आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत। इसके बारे में अभी आपको डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल से। आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत के अनुसार जो ये सबसे संतोषजनक सिद्धांत माना जाता है अधिकारों का, और इसके अनुसार क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आदर्श व्यक्तित्व। इस सिद्धांत के अनुसार आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया जाता है और दूसरा इसमें जो जोर दिया जाता है
वो नैतिक आधार पर विवेचना की जाती है। अधिकारों के इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का जो विवेचना है, अधिकारों की विवेचना है वो नैतिक आधार पर की जाती है। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिया जाता है। इसलिए इसको सबसे संतोषजनक अधिकारों का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें नैतिक आधार पर अधिकारों की बात की जाती है, विवेचना की जाती है। इसके समर्थकों में दो मुख्य नाम आते हैं। हीगल ने भी इसका समर्थन किया है और टीएच ग्रीन ने भी किया है। अगर हम ग्रीन का एक स्टेटमेंट लें तो ग्रीन ने कहा है कि अधिकार वे शक्तियां हैं जो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अब इसमें देखिए नैतिक विकास पर जोर दिया जाता है, तो यानी कि क्या होता है कि आदर्श समाज के निर्माण के लिए आदर्श व्यक्तित्व का होना जरूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार जो समर्थक है वो ये मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो गया। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें एक और मुख्य बात निकल के सामने आती है, वो आती है कि ये वो बाह्य शर्तें हैं। बाह्य शर्तें हैं किसके लिए? आंतरिक विकास के लिए, आंतरिक विकास के लिए। तो आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार बाह्य शर्तें हैं जिनसे आंतरिक विकास संभव है। यानी कि अधिकार वे बाह्य शर्तें हैं जिनके द्वारा आंतरिक विकास संभव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो ये थे अधिकारों के सिद्धांत। पहला था प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा वैधानिक अधिकार सिद्धांत, तीसरा हमने पढ़ा ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत, और चौथा हमने पढ़ा लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत, जिसको हम उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं, और पांचवा हमने पढ़ा है आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे अधिकार सिद्धांत। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर के बचे हुए पार्ट्स हैं वो लेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।